नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होने वाला है वह चयन परीक्षा होने वाली है। चयन परीक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर मेरिट लिस्ट अगर आपकी आती है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। आज की क्लास में हम आपके पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज की क्लास की बात करेंगे, कंसेप्ट विद क्वेश्चंस की बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन और कंसेप्ट की बात करेंगे। चैप्टर आज जो रहने वाला ईवीएस एनवायरमेंट है वह हमारे प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हर पेपर में 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पूरा जो हमारा रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये क्लास रहने वाली है, क्लास 4th बाय जायसवाल सर। इसके पहले भी 3rd क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 7 to 7:30 PM 7 to 7:30 PM में आपकी क्लास होती है। सभी लोगों को अच्छे तरीके से ज्वाइन करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन 101% पाना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस क्लास को बेहतरीन अच्छे तरीके से अटेंड करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनी, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। पहले साथियों, मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूंगा। कंसेप्ट सभी लोग नोट कर लीजिए। आज का जो कंसेप्ट रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? अक्षय संसाधन, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। वे संसाधन जिन्हें बार बार पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वनस्पति। ये ऐसे कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? अक्षय संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से अक्षय संसाधन है? एग्जाम्पल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वनस्पतियां। इनका क्या रिसाइकल होता रहता है। दूसरा आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है, वह है आपका अनविनीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनका पुनर्निर्माण प्रकृति में असंभव या अत्यधिक धीमी गति से होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। ये धीमी गति से होता है, इसे क्या है, जल्दी जो है रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखते होंगे कोयला का भंडार लगातार खत्म हो रहे हैं, आपको पता चला होगा। पेट्रोलियम के भी खदानें लगातार धीरे धीरे खत्म होती गई नजर आती है, इसलिए ये महंगाई हो रही है। प्राकृतिक गैस है, यह भी क्योंकि नीचे से ही प्राप्त होती है, खनिजों से। और ये सब चीजों का निर्माण कई हजारों लाखों वर्ष बाद जो वनस्पतियां, जीव जंतु जो दबते हैं, उनके अवशेषों से जो है ये प्राप्त होती है। 2 हमारे पॉइंट्स है जो आपके यहां से 1 नंबर का तो पूछा जाएगा। 2 चीजें मैंने आपको भी बताई, 2 पॉइंट्स यहां से 1 नंबर का आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। आपने देखा भी होगा प्रीवियस पेपर में। यहाँ पे बात करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षण क्यों आवश्यकता होती है, उसे बचाने की क्यों आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण ने क्या किया है, पर्यावरण संतुलन को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया है, और इसने जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। तो पर्यावरण संतुलन से प्रश्न आता है, जैव विविधता से प्रश्न आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है? अत्यधिक दोहन से, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण। औद्योगिकरण, शहरीकरण, अत्यधिक कृषि गतिविधियों ने इन संसाधनों पर क्या कर दिया, दबाव डाला, प्रेशर डाला। अगला पॉइंट है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जहां तेजी से जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियां और भी गंभीर होती दिख रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और इनके संसाधनों को उपायों को अपनाना आवश्यक होता है।
और इसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज करेंगे, वो एमसीक्यूज करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न संभावित हो सकते हैं। अब हम जो संरक्षण कर रहे हैं, इसके संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? अत्यधिक मात्रा में हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, संरक्षण में पहला हमारा जो उपाय होता है कि पुनरावृत्ति और पुनर्चक्रण, रीयूज एंड रिसाइकल। ट्रिपल आर के नाम से कई बार चाहे सीटेट के एग्जाम हो चाहे एमपीटेट के एग्जाम हो पूछा जाता है, वो यहीं से बनता है। हम आने वाले पॉइंट्स में या क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ चर्चा भी करेंगे। देखिए, पुनरावृत्ति और पुनर्चक्रण, रीयूज एंड रिसाइकल, संसाधनों के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के माध्यम से खपत होने या खपत को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है पुनर्रोपण। पुनर्रोपण में क्या होता है? वनों की कटाई को रोककर और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। किससे? वनों की कटाई को रोक लगा दें और क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं? जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है या संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, अर्थात सौर और पवन ऊर्जा जैसे अच्छे संसाधनों का उपयोग क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं होती, वो खपत नहीं होगी, ना ही पवन ऊर्जा, हवा कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि ये दो चीजें बंद हो जाएगी तो जीवन ही बंद हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व ही बंद हो जाएगा। इसलिए इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है पर्यावरणीय शिक्षा। लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के महत्व और उनके दायित्वों के प्रति क्या करना चाहिए? जागरूक किया जाना चाहिए। ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और आप सभी प्रत्येक शिक्षक बंधुओं को जय श्वास और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, अब बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के संसाधन मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करती है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए होती है, यानी आप और हमारे लिए जिनकी उपयोगिता होती है वही संसाधन कहला सकते हैं, और या कह सकते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। और आप जानते समझते हैं सभी लोग, क्या जानते हैं कि विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 3 आपके सही दिए जाएंगे, 1 गलत दिया जाएगा, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव दिया जाएगा, या ऐसा भी आ सकता है कि 3 निगेटिव और 1 पॉजिटिव दे दिया जाए। लेकिन अब ऐसा हो नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आप एक ही रहेगा तो पहचान जाएंगे। अब 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव दिया जाता है। अर्थात विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होती है, वनों की कटाई, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ाना, इसके साथ साथ परिवहन के अत्यधिक साधन। ये महत्वपूर्ण 6 आपके पॉइंट्स हैं जो विश्व पर्यावरण प्रदूषण का क्या है? उत्तरदायी कारक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। आपके पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय जानेंगे, कैसे कैसे हम जो है किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को संरक्षण किया जा सकता है, यानी बचाया जा सकता है, प्रदूषण को रोका जा सकता है। जनसंख्या को नियंत्रण करके कर सकते हैं, वनों का संरक्षण करके यानी वनों को बचा कर सकते हैं, पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग करें, क्योंकि जब पर्यावरण को मित्र मान लेंगे, क्योंकि मित्र को फिर हम नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो फिर पर्यावरण जब यथाउचित रहेगा, नुकसान नहीं होगा, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग होना, परिवहन के सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग होना, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ये आपके 7 पॉइंट्स हैं जो वह पर्यावरण प्रदूषण को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं इन सभी पॉइंट्स के द्वारा। ये आपके उपाय है। अगला है जो अक्सर आपने एग्जाम में सुना होगा, ये नाम रियो डी जेनेरो, रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विश्व विकास मुद्दों पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों
स्वसेवी संगठन तथा उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। रियो सम्मेलन अर्थात पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, महत्व क्या क्या होता है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला है। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध और गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिण गोलार्ध, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे यहां से प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। रियो सम्मेलन यह बात खुलकर क्या अपनाया कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध वाले होते हैं, अब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध वाले होते हैं धनी और विकसित होते हैं, गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध। विकसित और विकासशील इन दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ये अलग अलग एजेंडे हैं, जो अलग अलग एजेंडों पे इनको बांटा गया है। इसके साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग। तो आपके एग्जाम में ओजोन परत से प्रश्न आएगा, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है आगामी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहां पे ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन न आए। जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित रहता है। अब आपके क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा इन क्वेश्चनों को, और सभी को आंसर भी करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखना भर है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सभी को करना है, फीडबैक करना है और सभी को बताना है। एक एक क्वेश्चन का एक एक फीडबैक आपको करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, प्रकाशीय श्वसन के लिए करते हैं, फोटो पेरियोडिज्म के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, या फोटोलिसिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सभी लोग बताइएगा। पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग किस लिए करते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना है एमपी टेट एग्जाम को फतेह करना, सभी लोग कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूरे लिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितना नॉलेज है आपके पास, एबिलिटी क्या है आपके पास, अभी चेक हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऐसे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से एक प्रश्न आएगा, 3 ऑप्शन से एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम, आगामी एग्जाम में। तो जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करने वाले, जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शाकाहारी तो भाई प्राथमिक भोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मांसाहारी, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया है। जब क्योंकि यहाँ पे अगर आप कमेंट करते हैं तो एग्जाम में आपको क्या है आदत बनी रहती है सही आंसर देने की। जो यहाँ पे कमेंट नहीं करते ना वही अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, और घबराहट में क्या है सही आंसर को पता होते भी गलत कराते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जैविक घटक है, पर्यावरण जैविक घटक है, शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया, या सभी लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आप लोगों का। देखिए पर्यावरण जैविक घटक हमारा शैवाल भी होता है, पेड़ भी कहलाएंगे, और बैक्टीरिया भी।
ये पर्यावरण जैविक घटक होगा। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, तो शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया इन तीनों में होता है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैविक अजैविक आपने पढ़ा होगा, जैव अजैव, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? एक पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट है, उन सभी तत्वों का एक चक्रीकरण बना होता है, उस चक्रीकरण को क्या बोला जाता है? आपका रासायनिक चक्र बोला जाता है, जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र बोला जाएगा, जैविक चक्र या भूगर्भीय चक्र बोला जाएगा। कौन सा चक्र कहलाएगा? सभी लोग बताइए। सभी लोग अपने अपने हाथों के चक्र का इस्तेमाल करिए, दिमाग के चक्र का इस्तेमाल करिए और इस चक्र का सही जवाब दीजिए। तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहा जाता है साथियों? सभी लोग जानते हैं, जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न। कहां पे आया था? आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, आहार श्रृंखला में मनुष्य होता है। आहार श्रृंखला में मनुष्य है, उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी लोग बताइएगा। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या कहलाता है? क्या मनुष्य उत्पादक होता है? क्या आप लोग उत्पादक कुछ करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या आप घटक कहलाते हैं? क्या नहीं करते? तो क्या है, केवल आप उपभोग करते हैं बस। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या करता है? आहार का केवल उपभोग करता है, उपभोक्ता कहला जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है क्योंकि यह प्रश्न आपका 1 नंबर देने वाला है और 1 नंबर की कीमत उनसे पूछिए जो अभी रिजल्ट में 74 नंबर आए हुए, जो 89 नंबर आए हुए, उनसे पूछेगा जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, उनसे पूछेगा 1 नंबर की वैल्यू, वो बता पाएंगे आपको, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किन रूपों में परिभाषित कर सकते हैं? सभी लोग बताइए। प्रदूषण को किन रूपों में परिभाषित कर सकते हैं? ऊर्जा का संरक्षण के रूप में, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति में, मिट्टी की ऊपरी परत के उजाड़ने में या उपरोक्त सभी में कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि उपरोक्त सभी वाला ज्यादा सही होते थे, सभी लोग वही डी ऑप्शन लगाते थे, उपरोक्त सभी बिल्कुल प्रश्न भी नहीं पढ़ते थे, फटाफट लगाते थे। लेकिन अब गलती नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। प्रदूषण को जिन रूपों में हम परिभाषित कर सकते हैं, प्रदूषण मतलब क्या होता है? अवांछित या अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, यहाँ पे अवांछित हो और विषैले पदार्थों की उपस्थिति हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रदूषण कह सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं कितने लोग दे पाते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 15 दिसंबर को मनाया जाता है? सभी लोग बताइएगा। आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओजोन डे किस दिन को मनाया जाता है? जब भी अगर ओजोन डे पूछा जाएगा एक ही नाम आएगा, 16 सितंबर। और ओजोन शब्द से बता देता हूं, ऐसा कोई अभी शिक्षक भर्ती के एग्जाम ना हुआ हो जहां ओजोन शब्द के आपके पेपर में प्रश्न आया हो। ओजोन शब्द का जिक्र जरूर अवश्य होगा आपके पेपर में, ये लिख के ले लीजिएगा, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, एथेल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट? देखिए भोपाल गैस त्रासदी ये सभी को जिक्र होगा और सी टेट में भी आता है, तो एमपी टेट में लाजिमी है यह प्रश्न आना, इस टॉपिक से प्रश्न आना। तो भोपाल गैस त्रासदी की जब भी बात की जाती है तो MIC के नाम से जाना जाता है, इसको 60 रूप में MIC बोलते हैं। MIC मतलब क्या होता है?
मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती? क्या वह मिथाइल आइसोसाइनाइड है, क्रूड तेल है, या मार्कुरी क्लोराइड कहलाता है, या सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है? किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने से मिनी माता रोग होता है? सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर देंगे यहाँ पे, इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, इसके आंसर आप लोग बताइए। अगला प्रश्न, जल का क्लोरीकरण किया जाता है। जल का क्लोरीकरण गंध हटाने के लिए, घुलित खनिज का अवक्षेपण के लिए, या पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए, या सलज बनाने के लिए? तो जल का जो क्लोरीकरण किया जाता है किस लिए किया जाता है, सभी लोग बताइएगा। जल का क्लोरीकरण आपके पैथोजन व कवक जो होते हैं उनको मारने के लिए जल का क्या किया जाता है, क्लोरीकरण किया जाता है। अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि ये आपके सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, आपके रीट एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, रीट के पेपर में भी आया हुआ है। कहां पे आया है, रीट के पेपर में भी आया हुआ है। और रीट के साथ साथ साथियों आपके यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, एमपी टेट में भी आ सकता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। तो बीओडी का अर्थ पूछा गया है। बीओडी किसका अर्थ पूछा गया है, बीओडी का अर्थ पूछा जा रहा है। बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ, बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड, या बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड? दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं। बीओडी का अर्थ सभी लोग बताइए, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यह प्रश्न कई बार हम प्रैक्टिस सेट में कराए। सभी लोग बताइए बीओडी का अर्थ, सभी लोग कमेंट करके बताना है। अगला, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी बर्फ होती? तेजाबी बर्फ आपने नाम सुना क्या, तेजाबी बर्फ? जी हाँ दोस्तों, तेजाबी बर्फ। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी बर्फ होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के कण, धूल कण, या पेस्टिसाइड की बात करेंगे। तो आपने नाम सुना होगा SO2, SO2 नाम सुना होगा। इसको क्या बोला जाता है, SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाई, मतलब होता है दो। केमिस्ट्री में मतलब डाई का मतलब क्या होता है, दो। डाई का मतलब दो होता है और ट्राई का मतलब तीन होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्साइड लगे हुए हैं, O2 लिखा हुआ है ना, मतलब SO2 दो ऑक्साइड लगे हुए हैं। तो किस प्रदूषण कारण तेजाबी वर्ष होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण कारण तेजाबी वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? सभी लोग बताइए, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? खनन होता है, कृषि उद्योग होता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं? यह साथियों मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है खनन। क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा, क्योंकि कृषि उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र ये दोनों हमारे कैसे दिए गए हैं, दोनों पॉजिटिव प्रश्न दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन सही है। और खनना कहीं ना कहीं एक कमी ही देगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए सभी लोग। ठीक है, अब बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब फैदम में, डेसिबल में, टन में, या किलोग्राम में? सब लोग बताइए ध्वनि प्रदूषण किस में होता है, सभी लोग बताइए। ध्वनि प्रदूषण मतलब जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डीबी अर्थात डेसिबल। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है सभी लोग बताइए। पुतली का फैलाव होता है, हृदय गति में वृद्धि होती है, रक्त नालिकाओं में सिकुड़न होता है, यह उपरोक्त सभी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा हृदय गति में वृद्धि होती है। आप जब भी देखे होंगे डीजे साउंड वगैरह बजता है, ये ज्यादा शोरगुल होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या हृदय गति में क्या होती है, आपकी वृद्धि हो जाती है, यानी धड़कन जो क्या होती है, तेजी से चलने लगती है, यानी 72 बार से ज्यादा चलने लगती है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 30 dB से अधिक, 35 to 60 dB से अधिक, 120 डेसिबल से अधिक, या 120 to 150 डेसिबल से अधिक। तो यहाँ पे खतरनाक ध्वनि दी गई, सभी लोग बताइए। खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही, तो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल से अधिक को माना जाता है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, धातु, बा दोनों हो जाएंगे। देखिए ऊर्जा का पुनः चक्रण, पुनः चक्रण मतलब क्या होता है, किसे हम कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, फिर से उसे उपयोग में लाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। अगला है सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है। झील एवं झरने में, भूमिगत जल में, पोलर हिम एवं ग्लेशियर में पाया जाता है, या नदियों में पाया जाता है। तो सबसे अधिक स्वच्छ जल की अगर बात आती है, सभी लोग बताइए, सबसे अधिक स्वच्छ जल की अगर बात आती है, जब भी हम स्वच्छ जल की बात करते हैं तो हमारा कौन सा हो जाता है, वह हमारा पोलर हिम एवं ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता। जो ग्लेशियर पिघलता है उसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है, प्योर जल माना जाता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मृदा क्षरण का एक मुख्य कारण क्या होता है। मृदा क्षरण वन आच्छादन होता है, या निर्वनीकरण होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है, या आवादा दोनों होता है। तो मृदा क्षरण का मुख्य कारण सभी लोग बताइएगा क्या क्या होता है। मृदा क्षरण का मुख्य कारण आपका निर्वनीकरण होता है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों का सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। भारत, चीन एवं पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं नेपाल, चीन, अमेरिका एवं रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, क्योंकि भारत लेवल से अब एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, विश्व लेवल से भी जीके पूछ लिया जाता है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर कोयला उत्पादक पूछा जाता है तो आपका जवाब चीन, अमेरिका और रूस होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। क्या प्रश्न है कि गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, ये उपरोक्त सभी। तो गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना है, और टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका फीडबैक क्या रहा है ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। डेली क्लास विजिट कीजिए, हर सब्जेक्ट की क्लास विजिट कीजिए, क्योंकि इस बार चयन परीक्षा में एक सरकारी सीट लाना है, गवर्नमेंट अध्यापक अध्यापिका बनना है, अपने सपने को साकार करना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।